नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर। आज हम जानेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है और इसे पैसे की वसूली के लिए कैसे भेजा जाता है। अगर किसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया तो आप उसे कानूनी रूप से नोटिस भेज सकते हैं। यह नोटिस एक लिखित चेतावनी होती है जो कोर्ट में जाने से पहले दी जाती है। लीगल नोटिस भेजना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक वैध तरीका है। इसमें खासतौर पर सेक्शन 80 का उल्लेख होता है जो सरकारी संस्थाओं को नोटिस देने की प्रक्रिया बताता है। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 के तहत हर्जाना मांगा जा सकता है। नोटिस भेजने से पहले आपको अपने सारे सबूत इकट्ठा करने होते हैं। इसमें लेन देन के दस्तावेज, बातचीत के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65B के अनुसार डिजिटल सबूत भी मान्य होते हैं। लीगल नोटिस भेजना एक समझदारी भरा कदम है जिससे सामने वाले पर कानूनी दबाव बनता है। इससे कई बार कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और पैसा वापस मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानूनी सफर को और सीखते हैं हर जरूरी कदम। लॉ मेड सिंपल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, लीगल नोटिस की परिभाषा। अब जानते हैं लीगल नोटिस की परिभाषा। लीगल नोटिस एक लिखित कानूनी चेतावनी होती है जो किसी व्यक्ति या संस्था को भेजी जाती है। इसका उद्देश्य होता है सामने वाले को कानूनी कार्रवाई की जानकारी देना। यह नोटिस आमतौर पर तब भेजा जाता है जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं लौटाता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता या किराया नहीं देता। लीगल नोटिस भेजना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मान्य है। इसमें सेक्शन 80 का विशेष उल्लेख होता है जो सरकारी संस्थाओं को नोटिस देने की प्रक्रिया बताता है। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। इस एक्ट के सेक्शन 73 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर हर्जाना मांगा जा सकता है। लीगल नोटिस भेजने से पहले आपको अपनी मांग स्पष्ट रूप से लिखनी होती है। इसमें नोटिस भेजने वाले की जानकारी, रिसीवर का नाम और पता और मांग की गई राशि शामिल होती है। नोटिस में यह भी लिखा जाता है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह एक गंभीर और वैध प्रक्रिया है जो कोर्ट में आपकी स्थिति को मजबूत करती है। इसलिए लीगल नोटिस को सही प्रारूप में और कानून के अनुसार तैयार करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 50,000 रुपए उधार लिया और नहीं लौटाया तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस भेजने के कारण। अब जानते हैं किन कारणों से लीगल नोटिस भेजा जाता है। सबसे आम कारण है किसी ने उधार लिया, पैसा नहीं लौटाया। दूसरा कारण है किराएदार ने समय पर किराया नहीं दिया। तीसरा, व्यापारिक सौदे में माल की कीमत नहीं चुकाई गई। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो भी लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। ऐसे मामलों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। इस एक्ट के सेक्शन 73 के तहत कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन पर हर्जाना मांगा जा सकता है। अगर उपभोक्ता को सेवा या उत्पाद सही नहीं मिला तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भी नोटिस भेजा जा सकता है। किराया संबंधित मामलों में रेंट कंट्रोल एक्ट राज्य के अनुसार लागू होता है। हर कारण के लिए अलग कानून और प्रक्रिया होती है, इसलिए सही कानूनी आधार चुनना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 25,000 रुपए का उधार लिया और समय पर नहीं लौटाया तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ऐसे नोटिस से सामने वाले पर दबाव बनता है और समाधान की संभावना बढ़ती है। इसलिए नोटिस भेजने से पहले कारण स्पष्ट होना चाहिए। हर कारण के लिए अलग कानून जानना आपकी तैयारी को मजबूत करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस भेजने से पहले की तैयारी। अब बात करते हैं लीगल नोटिस भेजने से पहले की तैयारी की। सबसे पहले आपको अपने सारे सबूत इकट्ठा करने चाहिए। इसमें लेन देन के दस्तावेज, रसीदें और बैंक स्टेटमेंट शामिल होते हैं। अगर बातचीत हुई है तो कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट भी सबूत बन सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65B के अनुसार डिजिटल सबूत कोर्ट में मान्य होते हैं।
आपको यह भी तय करना होता है कि किस कानून के तहत नोटिस भेजा जाएगा। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होगा। अगर उपभोक्ता सेवा से जुड़ा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा लिया जा सकता है। नोटिस भेजने से पहले वकील से सलाह लेना एक समझदारी भरा कदम होता है। वकील आपकी भाषा, मांग और कानूनी आधार को सही रूप में तैयार करता है। आपको यह भी तय करना होता है कि नोटिस किस माध्यम से भेजा जाएगा, पोस्ट, ईमेल या व्हाट्सएप। हर माध्यम के लिए रिसीविंग का सबूत रखना जरूरी है। तैयारी जितनी मजबूत होगी, नोटिस उतना असरदार होगा। इसलिए जल्दबाजी ना करें, हर पहलू को ध्यान से देखें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस का प्रारूप। अब बात करते हैं लीगल नोटिस के सही प्रारूप की। नोटिस की शुरुआत में भेजने वाले की पूरी जानकारी दी जाती है, नाम, पता और संपर्क विवरण। इसके बाद रिसीवर यानी जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा जा रहा है, उसका नाम और पता लिखा जाता है। नोटिस में तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि कानूनी रिकॉर्ड मजबूत रहे। फिर उस राशि या मांग का विवरण दिया जाता है जो आप वसूलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 50,000 रुपए की उधारी है तो उसे साफ साफ लिखा जाए। नोटिस में यह भी बताया जाता है कि किस कानून के तहत मांग की जा रही है। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 का उल्लेख करें। अगर सरकारी संस्था को नोटिस भेजना है तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 80 का पालन करें। नोटिस में जवाब देने की समय सीमा भी तय की जाती है, आमतौर पर 15 दिन। यह समय सीमा सामने वाले को कानूनी कार्रवाई से पहले सोचने का मौका देती है। नोटिस की भाषा स्पष्ट, विनम्र और कानूनी होनी चाहिए, भावनात्मक नहीं। हर पैराग्राफ में तथ्य और कानून का संतुलन होना चाहिए। एक अच्छा प्रारूप आपकी बात को मजबूती से सामने रखता है और कोर्ट में आपकी स्थिति को मजबूत करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, कौन कौन से कानून लागू होते हैं। अब जानते हैं कि लीगल नोटिस भेजने में कौन कौन से कानून लागू होते हैं। हर स्थिति के लिए अलग कानून होता है और सही कानून का चयन आपकी केस की मजबूती तय करता है। अगर मामला सरकारी संस्था से जुड़ा है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का सेक्शन 80 लागू होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट या समझौते का उल्लंघन हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 और सेक्शन 74 लागू होते हैं। अगर उपभोक्ता को सेवा या उत्पाद में नुकसान हुआ है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा लिया जाता है। अगर कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किराया संबंधित मामलों में राज्य के अनुसार रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, जैसे कर्नाटक में कर्नाटक रेंट एक्ट। हर कानून में नोटिस भेजने की प्रक्रिया और समय सीमा अलग होती है, इसलिए नोटिस भेजने से पहले यह तय करें कि आपका मामला किस कानून के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के तहत नोटिस भेज सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हर्जाना मांग सकते हैं। कानून का सही चयन आपकी कानूनी स्थिति को मजबूत करता है और कोर्ट में आपकी बात को वजन देता है। इसलिए नोटिस भेजने से पहले कानून की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। लॉ मेड सिंपल आपको हर कानून को आसान भाषा में समझाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस भेजने के तरीके। अब जानते हैं लीगल नोटिस भेजने के सही तरीके। नोटिस भेजने का सबसे पारंपरिक तरीका है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने पर आपको रिसीविंग की पुष्टि मिलती है, जो कोर्ट में सबूत बनती है। दूसरा तरीका है ईमेल द्वारा नोटिस भेजना, जो आज के डिजिटल युग में मान्य है। तीसरा तरीका है व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से नोटिस भेजना। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65B के अनुसार डिजिटल माध्यम से भेजे गए दस्तावेज कोर्ट में मान्य होते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर भेजा गया नोटिस भी कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते रिसीविंग का सबूत हो। नोटिस भेजते समय ये सुनिश्चित करें कि रिसीवर को नोटिस मिला है। इसके लिए स्क्रीनशॉट, ट्रैकिंग आईडी या रिसीविंग स्लिप रखें।
अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो रीड रिसीप्ट या डिलीवरी कंफर्मेशन जरूर लें। हर माध्यम की अपनी ताकत होती है, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका रजिस्टर्ड पोस्ट ही माना जाता है। डिजिटल माध्यम तेज और सुविधाजनक है, लेकिन सबूत की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 75,000 रुपए की मांग वाला नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा है, तो रिसीविंग स्क्रीनशॉट जरूर रखें। नोटिस भेजने का तरीका आपकी कानूनी तैयारी को दर्शाता है, इसलिए माध्यम चुनते समय सावधानी बरतें और सबूत सुरक्षित रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जवाब की समय सीमा। अब जानते हैं लीगल नोटिस का जवाब देने की समय सीमा। आमतौर पर नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन यह अवधि केस की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जवाब की समय सीमा तय की जा सकती है। अगर सरकारी संस्था को नोटिस भेजा गया है, तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 80 के अनुसार 2 महीने का समय दिया जाता है। यह समय रिसीवर को सोचने, सलाह लेने और जवाब देने का अवसर देता है। अगर तय समय में जवाब नहीं मिलता, तो अगला कानूनी कदम उठाया जा सकता है, जैसे कोर्ट में दावा दाखिल करना। इसलिए नोटिस में समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख करना बेहद जरूरी होता है। जवाब मिलने पर आप समझौते की दिशा में बढ़ सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। अगर जवाब में भुगतान की सहमति हो, तो आप कोर्ट जाने से बच सकते हैं। अगर जवाब टालमटोल वाला हो, तो आपको सबूतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर जवाब की कानूनी समीक्षा जरूरी होती है, इसमें वकील की मदद लें। उदाहरण के लिए, अगर 1 लाख रुपए की मांग पर 15 दिन में कोई जवाब नहीं आया, तो आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। समय सीमा का पालन करना आपकी कानूनी स्थिति को मजबूत करता है, इसलिए नोटिस भेजते समय जवाब की समय सीमा जरूर तय करें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस का असर। अब जानते हैं लीगल नोटिस भेजने का असर क्या होता है। सबसे पहला असर यह होता है कि सामने वाले को कानूनी चेतावनी मिलती है। इससे उसे समझ आता है कि मामला अब गंभीर हो चुका है। लीगल नोटिस भेजने से डिफॉल्टर पर मानसिक और कानूनी दबाव बनता है। कई बार नोटिस मिलने के बाद ही भुगतान कर दिया जाता है, जिससे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नोटिस सही प्रारूप और कानून के तहत भेजा गया हो, तो यह कोर्ट में एक मजबूत सबूत बनता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत नोटिस की कॉपी और रिसीविंग कोर्ट में मान्य होती है। अगर सामने वाला जवाब नहीं देता, तो यह भी आपके पक्ष में एक कानूनी बिंदु बनता है। नोटिस से बातचीत की संभावना भी बढ़ती है। समझौते की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1 लाख रुपए की मांग पर नोटिस भेजने के बाद सामने वाले ने 75,000 रुपए चुका दिए। इससे समय और कोर्ट की फीस दोनों बच सकते हैं। नोटिस का असर तभी होता है जब वह कानूनी रूप से सही और स्पष्ट हो। इसलिए नोटिस भेजने से पहले उसकी भाषा, कानून और सबूतों की जांच जरूरी है। एक प्रभावी नोटिस आपकी बात को मजबूती से सामने रखता है और समाधान की दिशा में पहला कदम होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, कोर्ट में केस फाइल करना। अब जानते हैं लीगल नोटिस के बाद कोर्ट में केस फाइल करने की प्रक्रिया। अगर नोटिस के जवाब में भुगतान नहीं होता, तो अगला कदम है सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करना। यह दावा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 26 के तहत किया जाता है। इसमें आपको एक वाद पत्र यानी प्लेंट तैयार करना होता है, जिसमें आपकी मांग और सबूत शामिल होते हैं। कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपको कोर्ट फीस जमा करनी होती है, जो राशि के अनुसार तय होती है। आपको सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होते हैं, जैसे नोटिस की कॉपी, लेन देन का सबूत और पहचान पत्र। अगर मामला 1 लाख रुपए से कम का है, तो आप स्मॉल कॉजेस कोर्ट में दावा कर सकते हैं। अगर राशि अधिक है, तो मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा। वकील की मदद से केस की रणनीति तय करना जरूरी होता है। कब सुनवाई होगी, क्या दलीलें होंगी। कोर्ट में केस फाइल करने से पहले ये तय करें कि आपके पास पर्याप्त सबूत और कानूनी आधार है। उदाहरण के लिए, 1 लाख रुपए की उधारी पर नोटिस भेजने के बाद कोई जवाब न मिले, तो आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं। कोर्ट में दावा करने से मामला औपचारिक रूप से शुरू होता है और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
हर कदम पर दस्तावेजों की सटीकता और समय का पालन जरूरी होता है। इसलिए केस फाइल करने से पहले पूरी तैयारी करें और वकील से सलाह लें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जरूरी दस्तावेज। अब जानते हैं लीगल नोटिस और कोर्ट केस के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। सबसे पहले लीगल नोटिस की कॉपी, जिसमें भेजने की तारीख और रिसीविंग का सबूत हो। दूसरा, लेन देन से जुड़े दस्तावेज, जैसे उधारी की रसीद, बैंक स्टेटमेंट या चेक की कॉपी। तीसरा, बातचीत के रिकॉर्ड, जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कॉल रिकॉर्डिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65B के अनुसार डिजिटल सबूत कोर्ट में मान्य होते हैं। चौथा, पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, जिससे आपकी पहचान साबित हो सके। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता पत्र, अगर मामला किसी अनुबंध से जुड़ा है। छठा, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जिससे भुगतान या उधारी की पुष्टि हो सके। सातवां, अगर चेक बाउंस हुआ है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत चेक की कॉपी और बैंक मेमो जरूरी होता है। हर दस्तावेज को साफ सुथरे तरीके से क्रम में रखें और उसकी एक अतिरिक्त कॉपी तैयार रखें। उदाहरण के लिए 50,000 रुपए की उधारी पर भेजे गए नोटिस के साथ बैंक स्टेटमेंट और व्हाट्सएप चैट संलग्न करें। दस्तावेज जितने मजबूत होंगे, केस उतना ही प्रभावशाली होगा। वकील से दस्तावेजों की जांच करवा लें ताकि कोई कमी न रह जाए। कानूनी प्रक्रिया में दस्तावेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जवाब न मिलने पर अगला कदम। अब जानते हैं कि अगर लीगल नोटिस का कोई जवाब न मिले तो अगला कानूनी कदम क्या होता है। अगर तय समय में सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो आप कोर्ट में दावा दाखिल कर सकते हैं। यह दावा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 26 के तहत किया जाता है। इसमें आपको वाद पत्र यानी प्लेंट तैयार करना होता है, जिसमें आपकी मांग और सबूत शामिल होते हैं। कोर्ट में दावा करने से मामला औपचारिक रूप से शुरू होता है और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर मामला चेक बाउंस से जुड़ा है तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत केस फाइल कर सकते हैं। अगर कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट में दावा करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं। वकील की मदद से केस की रणनीति तय करें और सुनवाई की तैयारी करें। उदाहरण के लिए 75,000 रुपए की मांग पर नोटिस भेजने के बाद कोई जवाब न मिले तो आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। कोर्ट में दावा करने से सामने वाले को कानूनी जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। इससे आपकी बात को न्यायिक मंच पर मजबूती मिलती है। हर कदम पर समय, सबूत और प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। इसलिए जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई में देर न करें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, नोटिस का कानूनी महत्व। अब जानते हैं लीगल नोटिस का कानूनी महत्व क्या होता है। लीगल नोटिस सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह कोर्ट में आपकी बात को मजबूती से रखने का पहला औपचारिक कदम होता है। नोटिस से यह साबित होता है कि आपने विवाद सुलझाने की कोशिश की थी। अगर सामने वाला जवाब नहीं देता तो यह न्यायिक चूक मानी जाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत नोटिस और उसकी रिसीविंग कोर्ट में मान्य सबूत होते हैं। अगर आपने नोटिस भेजा और सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो कोर्ट में आपकी स्थिति मजबूत होती है। नोटिस में उल्लिखित कानून और मांग कोर्ट को आपकी मंशा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की मांग पर भेजा गया नोटिस कोर्ट में दावा दाखिल करने का आधार बनता है। अगर नोटिस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 का उल्लेख है तो हर्जाना मांगना वैध होता है। नोटिस का कानूनी महत्व तभी होता है जब वह सही प्रारूप, सही भाषा और सही कानून के तहत तैयार किया गया हो। इसलिए नोटिस को हल्के में न लें। यह आपकी कानूनी यात्रा की नींव है। एक मजबूत नोटिस समझौते की संभावना बढ़ाता है और कोर्ट में आपकी बात को वजन देता है। लॉ मेड सिंपल आपको हर कानूनी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, केस जीतने की तैयारी।
अब जानते हैं कि लीगल नोटिस भेजने के बाद केस जीतने की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों को क्रम में रखें। नोटिस की कॉपी, रिसीविंग सबूत और लेन देन के रिकॉर्ड। हर दस्तावेज को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार प्रमाणित करें। खासकर डिजिटल सबूतों के लिए सेक्शन 65 भी लागू होता है। अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को ध्यान में रखें। वकील से नियमित संपर्क बनाए रखें और केस की रणनीति पर चर्चा करें। क्या दलीलें होंगी? कौन से कानून लागू होंगे? कोर्ट की तारीख और समय का पालन करें। हर सुनवाई पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचें। अगर सामने वाला समझौते की पेशकश करता है तो उसे लिखित रूप में लें और कानूनी रूप से सुरक्षित करें। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की मांग पर अगर 75,000 रुपए का समझौता होता है तो उसे कोर्ट में दर्ज करें। हर दलील में तथ्य और कानून का संतुलन होना चाहिए। भावनात्मक बातें नहीं, कानूनी तर्क जरूरी है। कोर्ट में पेशी के दौरान शांत, स्पष्ट और सटीक रहें। आपका व्यवहार भी केस को प्रभावित करता है। अगर गवाह हैं, तो उनकी तैयारी भी पहले से करें। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हर सुनवाई के बाद वकील से फीडबैक लें और अगली तारीख की तैयारी करें। केस जीतने के लिए सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि रणनीति, समय और अनुशासन भी जरूरी है। लॉ मेड सिंपल आपको हर कानूनी कदम को आसान भाषा में समझाने के लिए साथ है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक की ओर। अंतिम स्लाइड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम पहुंचे हैं इस वीडियो के अंतिम चरण पर। आपने जाना कि लीगल नोटिस क्या होता है और इसे कैसे भेजा जाता है। हमने समझा कि किन कारणों से नोटिस भेजा जाता है और कौन कौन से कानून लागू होते हैं। आपने सीखा कि नोटिस भेजने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए और उसका सही प्रारूप क्या होता है। हमने देखा कि नोटिस भेजने के तरीके क्या हैं: पोस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप और उनके कानूनी महत्व। आपने जाना कि जवाब की समय सीमा क्या होती है और जवाब न मिलने पर क्या कदम उठाना चाहिए। हमने समझा कि नोटिस का कानूनी महत्व क्या है और कोर्ट में केस कैसे फाइल किया जाता है। आपको जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिली और केस जीतने की रणनीति भी समझी। हर स्लाइड में हमने कानूनों का उल्लेख किया, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हमने उदाहरणों के माध्यम से हर प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया। अब आप लीगल नोटिस भेजने की पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं और इसे आत्मविश्वास से लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी को कानूनी मदद मिल सकती है। लॉ मेड सिंपल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सरल कानूनी वीडियो मिलते रहें। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।